नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश मकानिया। तो एक बार फिर हाजिर हैं कार्यक्रम शख्सियत में। जी हां, शख्सियत में इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने अपने वार्ड में कामों को ना होते देख बीड़ा उठाया कि इस वार्ड का नेतृत्व वो ही करेंगी। बेशक कोई पद ना था, परंतु दिल में हौसले बुलंद थे। और हौसला तो यूं मानिए कि अधिकारियों से मिल मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप कर अपने वार्ड में विकास कार्य शुरू करवा दिए। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ चुके हैं कि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 10 से जो महिला नेत्री, कांग्रेसी नेत्री सामने आई हैं, रंजीता मेहता से। तो मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू जी। तो मैडम, सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यही है कि आपको क्या लगा कि राजनीति में आना चाहिए, जो काम नहीं हो रहे हैं वो खुद करवाने चाहिए, क्यों लगा ऐसा? देखिए, हम पिछले 10-15 साल से इस सेक्टर में रह रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं। कभी पार्क टूटे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हैं, सड़कों की बुरी हालत है, बुजुर्ग उस पर चल नहीं पा रहे हैं, और ना ही कोई सुनवाई है, ना ही कोई सुनना चाहता है, ना ही कोई काम करना चाहता था। तो बार बार लोगों की परेशानियों को देखते हुए यही सोचा कि खुद ही इस बीड़े को उठाया जाए और अधिकारियों से मिला जाए। तो एक एक करके शुरुआत की, ज्ञापन सौंपे। बहुत प्रशंसनीय बात है कि अधिकारियों ने भी इस बात को सुना और एक एक करके हमारे कामों को करवाना शुरू किया। तो इस तरीके से लोगों ने ही फिर हमें कहा कि मैडम, जब आप बिना पोस्ट के काम करवा सकती हैं तो क्यों ना आपके हाथ में एक पोस्ट दे दी जाए, आपको यहाँ से एमसी बना दिया जाए और आपको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि आप आगे जो काम 5 दिन में करवा पा रही हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी और पावर होगी तो आप वो काम 1 दिन में करवा पाएंगे। तो सोचा तो ठीक है कि इस बागडोर को संभाला जाए और राजनीति में आया जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके वार्ड के लोगों ने ही तय किया है कि आप राजनीति में आए और उनका प्रतिनिधित्व करें। बिल्कुल जी। तो ये बताएं कि जैसे आप राजनीति में आए, आपने काम शुरू किए, तो आपको कभी परिवार या समाज के लोगों से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे अपना परिवार का पूरा सहयोग है। कभी भी मुझे किसी भी टाइम किसी भी लोगों की मदद करने के लिए जाना पड़ता है तो कभी भी उन्होंने इस चीज़ में मुझे दिक्कत नहीं आने दी। वो बिल्कुल खुले दिल के हैं कि रंजीता, समाज सेवा करने के लिए हम तुम्हारे साथ बिल्कुल हैं। हम बच्चों की फ़िक्र मत करो, घर की फ़िक्र मत करो, उसके लिए हम हैं। तुम आगे बढ़ के काम करो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो रंजीता जी, जैसे कि आपने वार्ड में समस्याएं देखी, जाहिर सी बात है कि अधिकारियों से मिलना, दफ्तरों के चक्कर काटना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रहती। तो आपको शुरू में क्या दिक्कतें सामने आई? देखते, शुरू में जब हम जाते थे ज्ञापन लेके, सबसे पहले क्वेश्चन जाता था, हाँ जी मैडम, कौन हैं आप किस कैपेसिटी से यहाँ पे आई हैं? क्या वहाँ की आप एमसी हैं या किसी महिला मुक्ति मोर्चा की प्रधान हैं? हम जाके बोलते थे कि मैम, हम आम नागरिक हैं और आम नागरिक की आवाज़ को हम आगे उठाने के लिए आए हैं। तो पहले दिक्कत और परेशानियाँ होती थी, सुनवाई नहीं होती थी। पर धीरे धीरे अधिकारियों को भी देखा कि नहीं, इनकी बात में दम है और अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे जाके ये इस बात को ऊंचा उठाएंगे और लोगों का मतलब सहयोग इनके साथ है। तो उन्होंने हमारा काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप अधिकारियों से बार बार मिली और अधिकारियों ने देखा कि एक महिला बार बार आ रही है, अपने वार्ड की आवाज़ उठा रही है, तो उन्हें मजबूरी में आपके काम करने पड़े। आप कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि मजबूरी कहिए, क्या एक प्रेशर कहिए, दबाव कहिए। जब एक अकेला इंसान उठ के जाता है और जब एक आवाम उठ के जाती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। मैं जब भी ज्ञापन सौंपने जाती थी, 10-15 लोग मेरे साथ जाते थे और उनका आगे मुद्दा मैं उठा के उनके आगे ज्ञापन सौंपती थी। तो अधिकारियों को लगा कि नहीं, ये जेन्युइन काम है और आज तक हमारे पास इस काम की सुनवाई के लिए कोई आया ही नहीं था। तो अगर कोई आया है तो क्यों ना इस काम को करवा दिया जाए। तो दोस्तों, इनकी बात को सुनकर मुझे एक शेर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब ये अधिकारियों के पास पहुंची तो शायद इन्हें ये लगता रहा होगा कि इनके काम नहीं हो सकते, परंतु जब इन्होंने बार बार प्रयास किए तो इन्हें सफलता मिली। तो रंजीता जी, सबसे पहले बात की जाए आपने जिस प्रकार से बताया कि लोगों की समस्याओं को लेकर आप मिली हैं और अधिकारियों से बार बार आपने उनसे गुजारिश लगाई, उन पर दबाव बनाया और काम होने शुरू हुए। तो ऐसे कौन कौन से आपके वार्ड में काम थे जिन्हें आप मानती हैं कि लोगों के लिए बहुत बड़े थे और अगर आप नहीं कराते आज भी वैसे ही रहते और लोग वैसे ही परेशानियों से जूझते रहते? देखिए, सबसे पहले जो काम बीड़ा शुरू हुआ था वो एक सेंट सोल्जर स्कूल है हमारे सेक्टर 16 में, उसके बाहर एक स्पीड ब्रेकर रखा था। वो इतनी ज़्यादा परेशानी कर रहा था, इतने हाइट पे था कि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी वो नीचे से टच होकर डैमेज होती थी और स्कूटर वाले इतनी ज़ोर से जंप से वहाँ गिरते थे कि छोटे छोटे बच्चों को चोट लगती थी।
वो एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन चुका था। तो सबसे पहले हमने हमारे प्रशासन के जो ओपीसी हाक जी हैं उनको इसका ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बड़ी जल्दी सुनवाई की और उसको वहाँ से हटवाया। फिर उसके बाद ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे पार्क है, वहाँ पे लेवलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जितने भी बुजुर्ग सुबह वहाँ पे सैर करने आते थे, एक्सरसाइज करने आते थे, वहाँ पे वो लेवल की वजह से डगमगाते थे। तो उसके लिए फिर हमने फिर से उनको एक ज्ञापन सौंपा। तो फिर एसडीओ पायल जी यहाँ पे देखने के लिए आए। इस तरह से छोटे छोटे काम थे। लाइटेड स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं थी। फिर स्मार्ट कार्ड का कैंप लगाया हमने। फिर अधिकारियों को बोल के हमने आधार कार्ड का कैंप लगवाया। तो समय समय पर जैसे जैसे जो जो परेशानियाँ आगे आती रही, हम प्रशासन के पास जाते रहे। अब आज की डेट में ये हालत है, हालांकि मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, पर लोगों की मेल्स और उनकी मतलब प्रॉब्लम्स के लिए, कोई बीपीएल कार्ड के लिए, कोई बुढ़ापा पेंशन के लिए, कोई किसी के सामने इलीगल स्ट्रक्चर है उसके लिए हमारे पास बार बार आते रहते हैं कि मैम हमारा इस चीज़ का समाधान कराइए। और मेरी पूरी कोशिश होती है, जो मेरे दायरे में होता है मैं उनका काम करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई हैं। बिल्कुल जी, बढ़ गई हैं। आप ये देख कह लीजिए कि कल की बात है, सेक्टर 17 से कोई आए बुजुर्ग, तो मैडम ज़रा ये फॉर्म टेस्ट कर दीजिए। मैं क्या सर, मैंने हाथ जोड़ के कहा कि अभी मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है, आप हमारे पूर्व पार्षद के पास जाइए, उनसे साइन करवा लीजिए। जिस दिन मेरे पास ये कैपेसिटी होगी सबसे पहले मैं आपकी साइन करने के लिए खड़ी होंगी। तो उन्होंने हंस के कहा, बेटा वोट तो हमने आपको ही डालनी है, हम तो हमारे लिए तो आप ऑलरेडी बन चुके हो। तो ऐसा सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की अपेक्षाएँ बहुत बढ़ चुकी हैं और यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले चुनावों में बढ़ोतरी से भी जीत हासिल करके मैं लोगों का काम करवाऊँगी। तो दोस्तों, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। जब किसी नेता पर लोगों का विश्वास बढ़ता है तभी वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। तो दोस्तों, हम पहले अगर अब बात करें हम 6 महीने पहले की, तो शायद रंजीता मेहता के नाम को कोई नहीं जानता था, परंतु आज पूरे शहर के जितने भी बड़े राजनीतिक हस्तियां हैं वो इनके नाम से वाकिफ़ हैं और शहर के तमाम लोग इन्हें जानते हैं। तो रंजीता जी, 6 महीने पहले आपकी शख्सियत कुछ नहीं थी। शायद मुझे लगता है कि आपके पति के नाम से भी आपको नहीं जाना जाता होगा कि ये उनकी वाइफ हैं, और आज आपने खुद को अपने आप को एक हस्ती के रूप में स्थापित किया है। या यूँ कह लीजिए कि जितने भी लोग आगे राजनीति की कतार में खड़े हुए थे उनसे आप काफ़ी पीछे थीं और आज उनके बराबर में आके खड़ी हो गई हैं। तो कभी इन लोगों ने आपको मिसगाइड या फिर उनसे आपको अच्छा प्रोत्साहन मिला हो? कुछ ऐसे लोग आए आपके सामने? देखिए, हर चीज़ में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। कई लोगों ने इसको बहुत सराहा भी कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया है इसमें उतर कर। कई लोगों ने इसको नकारते हुए ये भी कहा कि वो क्यों पंगे ले रही हैं मैडम, आपकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, आप क्यों इस डर्टी पॉलिटिक्स में आ रही मतलब आ रही हैं। तो उन्होंने, कई लोगों ने हमें धमकियाँ भी दी कि मैडम आप पीछे हट जाइए, आप गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ही, हम पीछे राजनीतिक प्रवास नहीं, मेरे पापा जरूर राजनीति में थे, वो मलेरकोटला में हमारे जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस में। तो परवरिश हमारी शुरू से वैसे ही हुई है। हमने शुरू से देखा है कि कैसे पापा लोगों की काम करवाते थे, लोगों की मदद करते थे। और मेरे हस्बैंड भी चंडीगढ़ में जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस में, और अभी रिसेंटली उनको व्यापार मंडल का प्रधान भी बना दिया गया है। तो मैं देखती थी कि किस तरीके से उनके लोगों के काम करवाए जाने लगे। पर कई लोगों की इतनी धमकियां भी मिली हमें कि मैडम आप हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, आप गलत काम कर रहे हैं। पर मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि नहीं, ना ही हमने किसी से डरना है, ना ही किसी से दबना है। अब एक बार उतर गए हैं तो काम तो लोगों के करवाने ही हैं, और लोगों को दिखाएंगे कि नेता कैसा होता है और काम कैसे होते हैं। जो आज तक लोगों के काम हो नहीं पा रहे थे, तो हमारी पूरी कोशिश है कि एक एक काम, छोटे छोटे लेवल का काम भी हम लोगों का करवा के देंगे। तो कुल मिला के ये कह लीजिए कि मिसगाइड करने वाले आपको बहुत मिले। लोगों ने चाहा कि ये जो लेडीज़ है वो घर में ही बैठे राजनीति में ना उतरे। बिल्कुल, लोगों को स्टार्टिंग में परेशानी तो बहुत हुई थी। हमें धमकियां भी आई थी कि मैडम, हमने टीवी पे भी एक ऐड चलाई थी अपनी मुहिम की, तो उसके लिए भी हमें धमकियां आई कि इस ऐड को बंद कर दीजिए। प्रशासन लोगों को भी बड़ी परेशानी हुई उसके लिए कि हमारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, आप सड़कें टूटी हुई दिखा रही हैं, लाइटें टूटी हुई दिखा रही हैं, झूले टूटे हुए दिखा रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। तो हमने ये कहा कि जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी हम नहीं बंद करेंगे। जिस दिन ठीक होंगी सबसे पहले हम ही कहेंगे कि हाँ जी ये चीज़ें ठीक हो गई हैं, उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो ऐसी परेशानी बीच में आती रही, पर हमने उनका सामना किया। तो रंजीता जी, ये तो बात रही उन लोगों की जिन्होंने आपको डराना चाहा, धमकाना चाहा और चाहा कि आप ये मैदान छोड़ दें। परंतु कुछ लोग, जाहिर सी बात है, ऐसे भी होंगे जिन्होंने चाहा होगा कि अच्छे लोगों का स्वागत है, अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो शायद शहर का विकास होगा, शहर का कल्याण होगा और राजनीति को कुछ नए मायने मिलेंगे। तो ऐसे भी लोग आपकी लिस्ट में शामिल हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हमारे माननीय विधायक डी के बंसल जी हैं, जिनका मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है और इतना डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा।
जब मैं कुछ भी नहीं थी तब भी उन्होंने मेरी हर काम की सुनवाई की और मेरे हर काम में हेल्प की। कुछ काम मैंने खुद अपनी लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश की और जितने काम मैं उनके पास लिस्ट लेके गई उन्होंने एक एक बढ़कर एक एक काम मेरा यहाँ पे करवा के दिया। हमने उनको ज्ञापन सौंपे। आप ये देखिए कि हमारे वार्ड नंबर 10 के लिए तकरीबन 10 से 12 करोड़ का काम वो ऑलरेडी सेंक्शन करा चुकी है। हमने उनको बाउंड्री वाल के लिए कहा था सेक्टर 16 की, उसका टेंडर पास हो चुका है। हमने सेक्टर 17 की बाउंड्री वाल के लिए कहा था, उसका टेंडर पास हो चुका है। हमारी मार्केट की बहुत ही ज़्यादा बुरी और खस्ता हालत थी, उसके लिए तकरीबन 2.5 करोड़ का टेंडर पास हो चुका है। हमारी सड़कों की न्यू कारपेटिंग बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है और हमारे पार्कों का काम भी शुरू हो चुका है। तो मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने मतलब छोटी छोटी लेवल पे जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उनको सुनवाई की, तब की जब मैं कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे उन्होंने मेरे को उनका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। तो रंजीता जी, यानी कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि विधायक साहब ने आपको काफ़ी सहयोग किया, उन्होंने भी आपको मतलब ये चाहा कि आप राजनीति में आएँ और अब बढ़ के काम करें। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैडम आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप काम की लिस्ट लाते जाइए, काम करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो रंजीता जी, जब भी एक नारी घर से बाहर निकलती है या यूँ कह लीजिए कुछ भी नया करना चाहती है तो पति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर पति चाहता है कि उसकी पत्नी आगे बढ़ के कुछ करे तभी वो कर पाती है, और जाहिर सी बात है कि अगर पति साथ ना दे, अगर पति की मर्जी के खिलाफ चला जाए तो दो चीज़ें होती हैं, या तो घर टूट जाते हैं या फिर उस नारी को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो आपको आपके पति की ओर से कैसा सहयोग मिला? देखिए, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं, मैं कहती हूँ दुनिया में सभी औरतों को ऐसे हस्बैंड मिलने चाहिए। वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव और एडजस्टिव हैं, कभी ज़िंदगी में मुझे छोटी से छोटी तकलीफ भी उन्होंने आने नहीं दी है। और ये हम दोनों का मिलजुल कर ही डिसीजन था। उन्होंने ही मुझे आज प्रेरित किया था कि रंजीता, मैं अपने बिज़नेस में बहुत बिजी रहता हूँ, मैं इतना समाज सेवा नहीं कर सकता, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी, अब मैं किसी भी फंक्शन में जाती हूँ, किसी भी मीटिंग में जाती हूँ, तो उनकी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि वो मेरे साथ जाते हैं। कभी उन्होंने मुझे अकेला नहीं होने दिया और ना ही कभी मतलब उनका मेरे पर इतना विश्वास है कि कभी ज़िंदगी में मुझे इतनी सी तकलीफ जो होगी, एक कॉल करने की बात है, मतलब उनका मुझे पूरा साथ है। वो कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, बच्चों की चिंता मत करो, घर की चिंता मत करो, तुम समाज सेवा करो। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है पति की ओर से किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए। बेशक क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज सेवा हो, या फिर यूँ कह लीजिए कि प्रोफेशनल करियर की ही बात क्यों ना हो, जब तक घर और परिवार का सहयोग ना मिले तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती एक नारी के लिए, एक महिला के लिए। तो दोस्तों, चलिए रंजीता जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो रंजीता जी, आपने राजनीति में उतरने का मन भी बना लिया, परिवार की तरफ से सहयोग मिला, राजनीति में भी कुछ लोग मिले, तो अब आपको राजनीति के मायने क्या समझ आते हैं कि राजनीति दूर से देखने में क्या चीज़ है, और जब आप इसके बीच में उतर जाती हैं तो आपको तब क्या चीज़ नजर आती है? देखिए, अगर दूर से देखिए और पास से देखिए तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले दूर से लगता था बड़ी लिबरेटिव है, बड़ी पावर आ जाती है, हर जगह सम्मान होता है, पर जब आप अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसते हैं पता चलता है कि इतनी गुटबाजियाँ हैं, आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत हैं, आपको प्रेरित करने प्रोत्साहित करने वाले भी बहुत हैं। तो दूर से कुछ और, अंदर से कुछ और, ये तो मतलब बहुत डिफरेंट है। कहते हैं कि नज़र उनकी ज़ुबान उनकी, ताज्जुब है इस पर भी, नज़र कुछ और कहती है, ज़ुबान कुछ और कहती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे आपने बताया कि राजनीति में अब पूरी तरह आप उतर चुकी हैं, लोगों से मिलना होता है, तो जब आप लोगों से मिलती हैं तो लोगों की नज़रों में, लोगों के चेहरे पे आपको क्या लगता है कि मतलब वो किस तरह से आपको देखते हैं, क्या मतलब क्या अपेक्षाएं क्या लगती हैं? कभी कुछ आपको ऐसे लगा कि सामने वाला आपसे बहुत कुछ चाह रहा है परंतु अभी आपको लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ ऐसा कभी लगा आपको? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। लोगों की कई ऐसी समस्याएं हैं जो बिना पावर के सॉल्व नहीं हो सकती, तो उस टाइम में भी बंदा हेल्पलेस महसूस करता है कि अगर ये पावर होती तो ये दिक्कत नहीं आती। जैसे पीछे हमने कैंप लगाया तो उसमें एक एमसी के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए वो कहते थे मैडम हम सिग्नेचर किससे कराएं, तो हम कहते थे अपने पूरे पार्षद से करा लीजिए, पर वो उन्होंने साफ साइन करने से तक से मना कर दिया कि नहीं जी, जिससे आप करवा रहे हैं उन्हीं से फॉर्म साइन करवाइए। तो ऐसे ऐसे मौके पे महसूस होता है कि नहीं, अगर पावर हो और आप किसी पोस्ट पे बैठे हो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो रंजीता जी, जैसे आपने बताया कि मतलब कि अब आप काम कर रही हैं और करा भी रही हैं, तो आगे आपने क्या सोचा है कि अगर कल को आप जीत जाती हैं और वार्ड नंबर 10 से आप पार्षद बनती हैं, तो आपने क्या क्या सोचा है कि आपके वार्ड में कौन कौन से ऐसे काम होने चाहिए जिन्हें सबसे पहले करवाया जाए और लोगों को उनका पूरा फ़ायदा मिले?
देखिए, अगर मैं अपने वार्ड की बात लेती हूँ तो इसमें तीन तीन सेक्टर आते हैं, सेक्टर 16, 17 और 9। सबसे पहले अगर 16 की बात लें तो जो टेंडर हमारे पास हो चुके हैं, पहले सबसे पहले तो प्राथमिकता रहेगी कि वो काम पूरे कराए जाएँ, बाउंड्री वॉल बनवाई जाए और हमारी मार्केट जो इतनी पिछड़ी हुई है इसका रिपेयर किया जाए, क्योंकि इतनी सड़क टूटी हुई है, वहाँ पे आधी दुकानें खुली हैं, आधी बंद है। हुडा जी जो हमारे यहाँ की हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको बताना पड़ेगा कि जो दुकानें यहाँ पे नहीं चल रही हैं उनको या तो आगे किराए पे चढ़ाया जाए या उनको सेल किया जाए, ताकि पूरी तरह से मार्केट डेवलप हो। तो मेन तो सेक्टर 16 की जो मेन दिक्कतें हैं वो मार्केट की और बाउंड्री वॉल की हैं। तो मेरी प्राथमिकता रही है कि पहले इनका कराया जाए। और इसी तरह सेक्टर 17 में ले लीजिए, तो वहाँ पे भी नाले के पार जो दीवार बन रही है जहाँ पे असामाजिक तत्व वहाँ से एंटर करते हैं, तो उस दीवार का निर्माण भी जल्द से जल्द करवाया जाए। और जो नया फेज़ 2 डेवलप हो रहा है सेक्टर 17 में, उसको जल्दी से जल्दी डेवलप करके सुंदर बनाया जाए। इसी तरह सेक्टर 9 की बात करें अगर आप, सेक्टर 9 में रेडी मार्केट के सामने जो रेडियाँ लगती हैं वो बहुत दिक्कत कर रही हैं लोगों को, वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं। तो उसके लिए एक अलग सी जगह प्रशासन को देनी पड़ेगी जहाँ पे मंडी लग सके, वहाँ पे जो जितने भी फ्रूट्स वाले हैं वहाँ पे खड़े हो सकें। और ऐसी जहाँ पे वहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी अगर आप देखिए कि बहुत दयनीय हालत है, सफाई बिल्कुल नहीं है। तो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक अच्छी सुंदर लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग अपना शाम का समय व्यतीत कर सकें। तो मेरी ये मेन कुछ प्राथमिकता रहेगी कि ये काम पहले करवाया जाए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तीनों सेक्टर्स की मार्केट में एक एक कंप्लेंट बॉक्स लॉन्च करवाया जाए, जिसपे लोग चिट पे लिख के अपनी वहाँ पे कंप्लेंट डाल सकें, ताकि उनको बार बार अप्रोच करने में दिक्कत ना आए, मेरे से मिलने में दिक्कत ना आए। तो हर रोज़ शाम को वो बॉक्स खोल के जैसे ही कंप्लेंट्स होंगी वो साथ के साथ सॉल्व कर दी जाएंगी। तो वाकई बहुत सारी इन्होंने योजनाएं बनाई हैं अपने बाढ़ के लिए। अगर ये जीत जाते हैं तो लोगों को इनसे मिलने में कोई दिक्कत ना आए और लोग अपनी समस्याओं का समाधान एक कंप्लेंट बॉक्स के माध्यम से करवा सकें। तो बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है कि अपने बाढ़ को ये किस प्रकार से विकसित करेंगी और लोगों के किस प्रकार से काम कराएंगी। तो रंजीता जी, अभी तक आप लोगों से कई बार मिली होंगी और जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल पर आप बहुत सारा काम भी कर रही होंगी। तो अगर हम बात करें आपके जो भी प्रचार की हैं या यूँ कह लीजिए कि लोगों से जनसंपर्क की हैं, तो अभी तक कितने का आपने चरण पूरे कर लिए हैं और किस तरह से अभी तक लोगों से आपने संपर्क साधा है? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि शाम को मेरी और मेरे हस्बैंड की आदत है, खाना खाने के बाद हम हर रोज़ एक डिफरेंट लाइन और सेक्टर का दौरा करते हैं। और रात को जितनी भी परेशानियां होती हैं, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, कहीं कोई गार्बेज का ढेर पड़ा हुआ है, तो हम शाम को डायरी साथ में छोटी पॉकेट डायरी लेके चलते हैं। जहाँ जहाँ जो जो समस्या होती है हम नोट करते रहते हैं और हमारी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि अगले दिन उसको फ़ोन करके उसको सॉल्व करवा दिया जाए। अब कल की बात ले लीजिए 97 नंबर के बाहर एक कुत्ता पागल हो गया है, डॉगी। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा काट रहा था, परेशान कर रहा था। तो हमने नोट किया, फिर वहाँ के लोगों से, रेजिडेंट्स की भी बात की, उनका भी मुझे फ़ोन आया कि मैडम इसका समाधान करवाइए। मैंने सिहाग साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने अपनी टीम को भेजा उस कुत्ते को पकड़ने के लिए। मतलब अगर आप बेसिक रूट पे अगर आपको प्रॉब्लम पता करनी है, जैसे एक राजा होता था पुराने ज़माने में, वो रात को निकलता अंधेरे में देखने के लिए कि मेरी प्रजा जो है वो कैसे जी रही है, क्या उसको क्या दुख है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि रात को जब भी सब लोग मतलब अपने अपने घरों में विश्राम कर रहे होते हैं, तब हमारी कोशिश पूरी रही रहती है कि हम सेक्टर की जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने आती हैं और उनको हम नोट करते रहते हैं, कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको हम सॉल्व करवाएं। तो बहुत अच्छी बात है कि रात को और निकलते हैं ये और अपने शहर, अपने जो बाढ़ हैं उसका दौरा करती हैं और जानने की कोशिश रहती है कि क्या क्या लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं। तो इसके अलावा भी आपने और कई लोगों से संपर्क साधा होगा। तो आप कितने बाढ़ के कितने प्रतिशत लोगों से मिल चुकी हैं अभी तक? देखिए, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, इस टाइम 70 to 80% एरिया में कवर कर चुकी हूँ अपना। तो मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि डोर टू डोर जाना तो भी मुश्किल है, पर मेरा पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं जाऊँ तो जब मैक्सिमम लोगों से संपर्क करूँ। शाम को जितने भी यहाँ पे पार्क्स हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ मैं डिफरेंट पार्क में जाती हूँ। सेक्टर 16 में 16 पार्क हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हर बार शाम को नए पार्क में जाएँ और नए लोगों से मिलें, और अगर कोई उनकी परेशानी है उनको सुना जाए, उसको दूर किया जाए। तो इसके अलावा अब हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि अगर बाढ़ 10 में आप चुनाव उतर रही हैं, तो हर दर्शक की ये ज़रूर कोशिश रहती है कि जो उसका प्रतिनिधि है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी शख्सियत क्या है, वो अगर उनके नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहा है तो क्या वो इस काबिल है या नहीं है। तो हमारे दर्शक आपका एक छोटा सा परिचय चाहेंगे। देखिए, मैंने पढ़ाई में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है, MBA पटियाला यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। मैं IFA सर्टिफाइड हूँ। मैं म्यूचुअल फंड्स की IMFI एक डिग्री है वो मैंने हासिल की है।
उसके अलावा मैंने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में की है। तो पढ़ाई तो जितनी मैक्सिमम, मैं मलेरकोटला शहर से हूँ, बहुत पिछड़ा हुआ शहर है। आई थिंक मैं फर्स्ट लेडी थी वहाँ से जिसने वहाँ से एमबीए की और अपने शहर का नाम ऊंचा किया, और मैंने डिस्टिंक्शन पास की है। मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। और स्कूल के दौरान भी यहाँ जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, पोइम कंपटीशन, राइम कंपटीशन, डांस कॉम्पिटिशन्स, हर चीज़ में मैंने हमेशा फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है। और जहाँ पढ़ाई की बात ले लीजिए, पढ़ाई में भी हमेशा मैं अव्वल आती रही हूँ। तो भगवान की दया से मतलब ज़िंदगी में हमेशा ऊंचाइयों का ही सामना किया है और उनको हासिल किया है। और परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं? देखिए, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस इंश्योरेंस का है। हम लाइफ इंश्योरेंस में डील करते हैं। सिक्योर लाइन के नाम से हमारा ऑफिस मनी माजरा में है। हमारे मोर देन 250 एम्प्लॉयज़ हैं। हम पूरे नॉर्थ में नंबर 1 हैं। हम महीने का 1 करोड़ से ज़्यादा प्रीमियम करते हैं। वी आर वर्किंग फॉर कोटक, बजाज अलायंस एंड रिलायंस, तीनों कंपनियों का काम हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जनरल इंश्योरेंस का काम भी कर रहे हैं। ये तो हो गया व्यवसाय। उसके अलावा मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ मेन कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं, और रिसेंटली उनको नई उपाधि मिली है जो कि युवा कांग्रेस व्यापार मंडल पंचकूला जिला का है, उसका उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो घर में और कौन कौन लोग हैं? मेरे मदर इन लॉ हैं, वो हरियाणा सेक्रेटरीट से रिटायर्ड हैं। और मेरे फादर इन लॉ हैं, वो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिटायर हैं। तो दोनों अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरी 5 साल की बेटी है और मेरा 2 साल का बेटा है। मेरी बेटी भी मेरा नाम बहुत रोशन कर रही है, हर फील्ड में नंबर 1 है। उसको भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ द ईयर, जितने भी राइम कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें वो फर्स्ट आती रही है। तो डिफरेंट एरियाज़ में उसने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं कि 5 साल की उम्र में इन नंबर ऑफ लिस्ट उसकी तैयार हुई है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई बोथ चाइल्ड। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो रंजीता दी एक संपन्न परिवार से संबंध रखती हैं, और सभी जो लोग हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। बड़ा ही बिजनेस जो भी है वो बड़ा अच्छा है इनका। तो कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि परिवार से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रंजीता जी, ये तो बात रही कि जब आप राजनीति में आए तो लोगों से जुड़ी, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे परिवार से संबंध जो रखता हो उसका दूसरा भी दायरा रहता है, सामाजिक दायरा। तो राजनीति में आने से पहले आप किन किन संस्थाओं से जुड़ी रही और तब आपने क्या कुछ किया? देखिए, मैं ऐसे किसी स्पेशल संस्था से मेरा जुड़ाव नहीं है। मैंने इंडिविजुअल लेवल पे जितनी भी मतलब ऐसे लेडीज़ क्लब पंचकूला का है उसको ज्वाइन किया हुआ है। कुछ मैंने अपने सेक्टर की किटीज़ ज्वाइन की हुई हैं जिसमें मैं अलग अलग लेडीज़ को, फ्रेंड्स को मिलती रहती हूँ। इस तरीके से मेरा उनसे परिचय होता रहता है। यहाँ पे पंचकूला में 2 क्लब हैं, गोल्फ क्लब, जिमखाना क्लब है सेक्टर 6 में, सेक्टर 3 में। वहाँ पे भी मैं रेगुलर जाती हूँ, सब लोगों से मिलती हूँ। मुझे सब लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो यानी कह लीजिए कि जो आपका सामाजिक दायरा है वो पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है जी। तो रंजीता जी, ये तो बात रही सामाजिक दायरे की। जब आप राजनीति में आई तो इन लोगों को कैसा लगा? इन लोगों का क्या रिएक्शन था कि आप अब पहले तो आप इनके क्लब में जाते होंगे, अब आपको राजनीति के लिए ज़्यादा समय निकालना है, लोगों की सेवा के लिए ज़्यादा समय निकालना है, तो इन लोगों को क्या रिएक्शन था आपके? जो दूसरे रिएक्शन तो ये था कि पहले कह रहे थे कि तू अच्छी लाइफ इंजॉय कर रही थी, तू क्या पचड़ों में पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत बिजी लाइफ हो जाएगी तुम्हारी, तुम टाइम नहीं दे पाओगी। पर समहाउ अभी तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है। मैं बैलेंस करके चल रही हूँ, अपने परिवार को भी पूरा समय दे रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी पूरा समय दे रही हूँ, और लोगों की समाज सेवा में पूरा समय दे रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। तो आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आप क्या कहेंगे अपने युवाओं से, हमारे शहर के युवाओं से जो इस समय आपको टीवी पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं? तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर युवा के मन में एक जोश रहता है कि वो भी कुछ हट कर करे, कुछ नया करे। तो जैसे आप राजनीति में उतरी हैं, परिवार साथ दे रहा है, तो आप उन युवाओं को क्या सलाह देती हैं जो राजनीति में आने की इच्छा रखती हैं? देखिए, मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि अगर आपके पास समय है, आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट है, तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे जो देश है इसको युवा नेताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अच्छे युवा नेता आगे आएंगे तभी हमारे जो देश का सुधार होगा। जैसे राहुल गांधी जी हैं, उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के, मतलब अभी तक उनके पास कोई, उनको लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, वो कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है। वो बिना किसी पोस्ट पे होने के बावजूद भी, मतलब गांधी परिवार के होने के बावजूद भी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। मैं ये कहती हूँ कि सभी युवाओं को आगे बढ़कर देश की बागडोर अपने हाथ में संभालने चाहिए, और अच्छे नेताओं की ज़रूरत है इस देश को। बल्कि लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। अगर मेरे से कोई पूछता है कि अपनी बेटी को क्या बनाएंगे, तो मैं कहती हूँ उसको पॉलिटिशियन बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अनुसार इस देश को अच्छे पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा देश तभी सुधार कर सकता है। और इकोनॉमिकली आप देख रहे हैं कि आज की डेट में सेंसेक्स कितना डाउन जा रहा है।
तो हमारे देश के नेताओं को ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों है, ये क्यों किस लिए हो रहा है। बाकी देश जहाँ तरक्की कर रहे हैं, डॉलर रेट जहाँ बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, सबका रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे हमारा रुपया नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे समझदार और इंटेलिजेंट युवाओं नेताओं की कमी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि सब लोगों को जिनके पास कैपेसिटी है और जो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ के ज़रूर करना चाहिए। तो रंजीता जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि आज हमारे देश को जो नेता हैं वो अच्छे नेता चाहिए। राहुल गांधी जी से काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है, उनसे काफ़ी प्रेरित लगती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अच्छे लोग, अच्छे युवा आगे आएंगे तभी राजनीति के मायने बदल सकेंगे। तो जाते जाते हम आपसे एक छोटा सा संदेश चाहेंगे अपने दर्शकों के नाम। आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सबसे यही संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले नगर निगम चुनावों में सबसे पहले अपने मतदान का ज़रूर अपना यूज़ करें। क्योंकि सुनने में कभी यही आता है कि जब भी पोलिंग होती है 60 से 70% पोलिंग होती है, लोग वोट देने जाते ही नहीं हैं। अगर आप घर से निकलेंगे नहीं, अपने सख्त उम्मीदवार को वोट नहीं डालेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी तरह गलत लोगों का चुनाव हो जाता है, जो कि आगे चुनाव जीत कर नेता तो बन जाते हैं, पर नेता कुर्सी पे बैठते ही अपने कामों को भूल जाते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि अपनी इस वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें और जो सशक्त उम्मीदवार है, जो राइट कैंडिडेट है उनकी नज़रों में, उसको वोट डालकर आगे बढ़ाएं और जिताएं। दोस्तों बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के जो भी पार्षद आगे नगर निगम में चुन के आए हैं वो अच्छे हों, तो आपको घर से निकलना होगा, मतदान का प्रयोग करना होगा, तभी आप अच्छे लोगों को नगर निगम में ला सकेंगे। अन्यथा आपको भी बाद में लगेगा कि आपने वोट नहीं किया है और जो भी आपका पार्षद चुना है वो आपके काबिल नहीं है, वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है और वो आपके कामों को नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वार्ड का जो भी पार्षद है वो जुझारू हो, आपके कामों को कर सकने वाला हो, तो आपको अपने घर से निकलना होगा और मतदान के दिन मतदान करना होगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से जो भावी उम्मीदवार हैं रंजीता मेहता। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो अपनी लाइफ को राजनीति के लिए समर्पित कर चुकी हैं। उनके जो परिवार है वो काफ़ी अच्छा परिवार है और जो आगे उनकी जो पीढ़ी है, यानी कि जो उनकी बेटी है, वो भी इन्हें राजनीति में लाना चाहती हैं और समाज सेवा के लिए खुद राजनीति में कूदी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं और जनता को भी इनसे बहुत सारी उपेक्षाएं हैं। तो हम चाहेंगे कि ये अपने जो उद्देश्य हैं, अपना जो इनका मिशन है, उसमें ये सफल हों और जो कुछ ये कहती हैं वो करके दिखाए। तो रंजीता मेहता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचती है और क्या कहती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।